आंटी के बेटे से शादी पार्ट 1। शिवानी और रवि के नाम एक कहानी। मैं अपनी किस्मत पर जितने भी आंसू बहाती उतने ही कम थे। पता नहीं क्यों मरने वाले दूसरों की ज़िंदगियों के फैसले करके खुद तो मर जाते हैं, लेकिन ये सारी ज़िंदगी जीते जी मार कर चले जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी आंटी के घर रहती थी। मेरे माता पिता दुनिया में नहीं थे, इसलिए आंटी अपने घर ले गई थी। मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी जब मेरे माता पिता जहाज़ के एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। लेकिन ऐसे वक्त में मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड मेरी आंटी मुझे अपने घर ले गई थी। उनका एक ही बेटा था जो कि आवारा और निकम्मा था। अंकल भी कई साल पहले बीमारी के चलते आंटी को छोड़कर दुनिया से चले गए थे। अंकल की अपनी दुकान और 2 फ्लोर का मकान था। उसमें से एक फ्लोर किराए पर चढ़ा रखा था। दुकानों और घर के किराए से अच्छा गुजारा हो जाता था। मुझे उनका बेटा एक आँख भी नहीं भाता था। वो हर वक्त गली के आवारा लड़कों के साथ ही नज़र आता था। कुछ दिन तक आंटी मुझे तसल्ली भी देती रहीं, गले लगाकर मेरा गम भी हल्का करने की कोशिश करती रहीं। मेरा बुरा समय गुजर गया था। मैंने आंटी के साथ घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। लेकिन रवि बहुत बदतमीज़ लड़का था। वैसे तो पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। आंटी कितनी बार कह चुकी थी कि मैं तुम्हें एक दुकान खाली करवा देती हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, जिस चीज़ का कारोबार करना चाहो मैं करवा देती हूँ। लेकिन वो सीरियस होता ही नहीं था। बस माँ की अलमारी से पैसे निकाले और पार्टी करने चला जाता दोस्तों के साथ। मैं जब से यहाँ आई थी उसे कम ही मुँह लगाती थी, बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि उससे बात ही ना करूँ। लेकिन उसे तो शायद मुझसे उलझने की आदत थी। जब भी मैं किचन में काम करती वो किचन में आ जाता, मुझे कहता कि क्या पका रही हो, अपनी मम्मी से जाकर पूछो, मेरे सर पर मत खड़े रहो। मेरे कठोर शब्द सुनकर वो तप जाता। तुम्हारे मुँह में ज़बान नहीं है क्या? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैंने कहा भिंडी बनाई है। कहने लगा खुद खा लो और मेरे लिए दाल मखनी बनाओ। मैं नहीं खाऊंगा भिंडी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा। ये अपने आदेश मेरे सर पर मत थोपा करो। तुमने जो खाना है आंटी से जाकर कहा करो। कहने लगा एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ऊपर से मुझे आंखें दिखा रही है। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। ये कहकर किचन से बाहर चला गया। बाहर जाकर आंटी से कहने लगा कि अपनी लाडली को समझा दें, मुझसे उलझा मत करे। आंटी उसे डांट कर कहने लगी शर्म करो, बड़ी है तुमसे, थोड़ी तमीज़ से बात किया करो। बड़ी है तो क्या, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। उससे कहें मेरे लिए दाल मखनी बनाए और उसे ये भी समझा दे कि अगर यहाँ रहना है तो तमीज़ से रहे, उसके बाप का घर नहीं है। मैं किचन में खड़ी थी, उसकी बकवास सुन रही थी। ज़रा लिहाज नहीं थी उसके अंदर। वैसे तो 2 साल छोटा था वो मुझसे, लेकिन बहुत ही बदतमीज़ था। उस दिन तो मैंने उसके लिए दाल मखनी बना दी, लेकिन सोच चुकी थी कि अब मैं आंटी का एहसान नहीं लूँगी। इसलिए घर के पास में ही मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने इंग्लिश में एमए किया हुआ था, इसलिए मुझे बड़े आराम से जॉब मिल गई। सैलरी भी अच्छी थी, इतने कि मेरा गुजारा बसर आराम से हो सकता था। आंटी कहने लगी कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा आंटी मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, ऐसे ही मेरा दिल लग जाया करेगा। एक बार आंटी ने मुझे दबे अल्फाजों में कहा था कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। ये सुनकर मैं पहले तो गुमसुम सी हो गई। आंटी के घर पर रह रही थी, आंटी के बेटे से इनकार कैसे करती। मैंने कहा आंटी रवि मुझसे 2 साल छोटा है और मेरे दिल में उसके लिए इस तरह की कोई भावना नहीं है और ना ही रख सकती हूँ। आंटी ने दोबारा मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन रवि मुझे ज़रूर घूर घूर के देखने लगा। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात संजय से हुई थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वो भी उसी स्कूल का टीचर था। काफ़ी अच्छे स्वभाव का लड़का था, औरत की इज्जत करना जानता था, बड़ी तमीज़ से बात करता था। मुझे वहाँ पर नौकरी करते हुए 6 महीने गुजर चुके थे जब उसने एक बार मुझसे कहा कि मिस शिवानी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी। कहने लगा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं अपनी बहन और अपनी मम्मी को आपके रिश्ते के लिए आपके घर भेज सकता हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे संजय से मोहब्बत थी, लेकिन मुझे वो बुरा भी नहीं लगता था। अच्छा तमीज़दार था, फिर शादी तो मुझे करनी ही थी। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरे माता पिता नहीं हैं
और ख़ानदान वालों ने मेरी हर चीज़ पर कब्ज़ा करके मुझे बेदखल कर दिया। इसलिए मैं आंटी के घर पर रहती हूँ। वो चाहे तो मेरी आंटी से मेरा रिश्ता मांग सकता है। उसे इस बात पर कोई एतराज़ न था। जब मैं घर गई तो मैंने आंटी से संजय का जिक्र भी कर दिया। वो चुप सी हो गई थी। उस समय रवि भी वहीं मौजूद था। रवि मेरे मुंह से ये बात सुनकर बड़ी तीखी नज़रों से मुझे देख रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। आंटी कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं है तो मैं भला क्या कह सकती हूँ। रवि उस वक्त पानी पी रहा था। पता नहीं क्या हुआ, उसने पकड़ा हुआ गिलास ज़मीन पर ज़ोर से मारा। कांच का गिलास था, इसलिए टूट कर किरची किरची हो गया। आंटी कहने लगी, रवि क्या बदतमीज़ी है ये। क्या करूं, मैं हूं ही बदतमीज़। ये कहकर घर से बाहर चला गया। दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद करके गया था। आंटी कहने लगी, मैं क्या करूं, उस लड़के का बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे। मैंने आंटी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुप करके फर्श से गिलास की किरचियाँ उठाने लगी। मैं यही सोच रही थी कि यह कुछ महीनों की बात है। संजय से शादी हो जाएगी तो मेरी इस बदतमीज़ इंसान से जान छूट जाएगी। लेकिन कहाँ, किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। संजय की मम्मी और बहन आई, मेरा रिश्ता पक्का हो गया और मंगनी भी हो गई। लेकिन उसी वक्त संजय की जॉब ऑस्ट्रेलिया में लग गई। वह बहुत खुश था। मुझसे कहने लगा, शिवानी, बस 1 साल की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल होते ही 1 साल बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा। मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी उससे जल्दी हो जाए ताकि आंटी का एहसान भी मेरे सर से उतरे। लेकिन वो तो मुझे 1 साल का इंतज़ार का कहकर चला गया था। जिस दिन उसने जाना था मैं बहुत उदास थी। बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ़ कर रही थी। पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था, फ़िक्र मत करो, बस 1 साल की बात है और यकीन करो ये 1 साल मेरे लिए भी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भीगी आंखों से हम एक दूसरे से जुदा हुए थे। वो ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, लेकिन मेरी उससे फ़ोन पर बात होती रहती थी। उन्हीं दिनों आंटी बहुत बीमार हो गई, जबकि मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली बार मैंने रवि को अपनी मम्मी के लिए बड़ा उदास देखा था। कई बार हॉस्पिटल लेकर जा चुका था, आंटी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर मैं आंटी को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले गई। कई टेस्ट करवाने के बाद जो खबर हमें सुनाई गई वो बहुत अफसोसनाक थी। आंटी को कैंसर था और आखिरी स्टेज पर था। बस वो कुछ महीने की या कुछ दिनों की मेहमान थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन रवि चुप खड़ा रहा। एक आंसू नहीं बहा रहा था, बस चुप था। आंटी की बीमारी आंटी से भी छुपी नहीं रही थी, इसलिए मुझसे बार बार कहती, मुझे रवि की बहुत फ़िक्र सताती है। पता नहीं मेरे बच्चे का मेरे बाद क्या बनेगा। ये तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेगा, कहीं नशा ही ना करने लग जाए। तभी मैं कहती, आंटी आप इतना क्यों सोचती हैं, आप ठीक हो जाएंगी। कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक होऊंगी। एक दिन मेरे दोनों हाथ पकड़कर रोने लगी। कहने लगी, तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या चाहिए आपको, मुझे बताएं। मैं नहीं जानती थी कि वो मरने से पहले मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग लेंगी। कहने लगी, मेरे रवि से शादी कर लो। ये सुनकर मैं पुतला सी बनी बैठी रह गई। मैंने कहा, लेकिन आंटी मैं तो संजय की मंगेतर हूँ। कहने लगी, मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई है ना। मेरे बच्चे, इनकार मत करना। एक मरते हुए इंसान से मैं क्या इनकार करती। यूँ अगले ही कुछ दिन में सादगी के साथ मेरी शादी रवि से हो गई थी। आंटी के सामने तो मैं बड़े ज़ब्त से बैठी रही, लेकिन अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। मेरी आंटी ने संजय की बहन और मम्मी से सारी बात बताकर रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था। संजय का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने एक बार भी उससे बात नहीं की। क्या बात करती, क्या कहती मैं उससे कि बेवफाई मैंने जानबूझकर नहीं की, मजबूरन की है। आंटी कुछ दिन की मेहमान थी, कुछ दिन बाद ही हमें छोड़कर जा चुकी थीं। आंटी के मरने पर पहली बार मैंने रवि को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन कट चुका था। आंटी के देहांत को अभी 8 दिन ही गुजरे थे जब एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने संजय को देखकर मेरे होश उड़ गए थे।
आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, शेविंग बढ़ी हुई। कहने लगा, अंदर आने की इजाज़त नहीं दोगी? उस वक्त रवि घर पर नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे अंदर आने के लिए कहूँ या ना कहूँ। कहने लगा, शिवानी बस 10 मिनट चाहिए। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। खामोशी से सहन में रखी कुर्सी पर ही बैठ गया। मैं भी उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी धोखेबाजी की है? मैं यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़कर आ गया, अपना करियर बर्बाद करके आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अगर 1 साल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी तो कह देती मुझसे। मैं तुम्हारी खातिर ऑस्ट्रेलिया की नौकरी को भी ठुकरा देता। मैं तो बस यही चाहता था कि शादी से पहले हालात कुछ बेहतर कर सकूं। तुम्हें भी वहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा, रवि से मेरी शादी खुशी से नहीं हुई, मेरी मजबूरी थी। आंटी के घर में रहती थी और उनकी अंतिम इच्छा थी। प्लीज़ मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मैं समझ भी जाऊं तो दिल का क्या करूं? वो नहीं समझता। बात यहीं तक पहुंची थी कि दरवाज़ा खुला था। तभी रवि आ गया। उसने सहन में मुझे संजय के पास बैठा देखा था तो गुस्से से तप कर रह गया। संजय उसे देखकर फ़ौरन खड़ा हो गया। रवि उसके सामने अकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, यहाँ किसकी इजाज़त से आए हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई आने की? वो बहुत गुस्से में था। मैं रवि के पास आ गई। मैंने कहा, रवि, ये मुझसे बात करने आया था। मेरा इतना कहना था कि बड़े गुस्से भरे लहजे में कहने लगा, तुम चुप रहो। संजय से कहने लगा, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। संजय कहने लगा, देखो मेरी बात सुकून से सुनो। शिवानी से तुम्हारी शादी उसकी खुशी से नहीं हुई। बेहतर है कि तुम इसे आज़ाद कर दो अपने बंधन से। संजय की बात सुनकर वो कहने लगा, तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, निकलो यहाँ से। आज के बाद भूल कर भी यहाँ आए तो ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। संजय कहने लगा कि तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते शिवानी के साथ, और ना ही मैं कमज़ोर हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर जाऊँ। संजय का ये कहना था कि रवि ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। इससे पहले कि उन दोनों में झगड़ा होता, मैंने रवि के हाथ से उसका गिरेबान छुड़वाया और संजय से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। संजय कहने लगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी जान इस इंसान से छुड़वा कर ही रहूँगा। रवि कहने लगा, अगर तुम 2 मिनट से पहले इस घर से नहीं निकले तो देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। मैंने संजय के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। दरवाज़ा रवि ने बंद किया था और बड़ी ज़ोर से बंद किया था। फिर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ये क्यों आया था यहाँ मेरी इजाज़त के बग़ैर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे घर के अंदर बुलाने की? आज का पार्ट यहीं तक था। अगला पार्ट कल अपलोड किया जाएगा।